आइए आज हम लोग श्वसन चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमें श्वास लेने के लिए, जिंदा रहने के लिए प्राणवायु की आवश्यकता होती है और इस प्राणवायु से हमें एनर्जी मिलती है। हमने पिछले अध्याय में पोषण पढ़ा था। यह भी एक जैव प्रक्रम का ही भाग है, श्वसन भी एक जैव प्रक्रम का भाग है। जैव प्रक्रम के भाग में पहला भाग हमने पोषण चैप्टर को पढ़ा था। अब हम लोग दूसरे भाग में आते हैं जिसमें हमें श्वसन को पढ़ना है। तो आइए आज हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। आइए अब हम लोग पिछले अनुभाग में जो पोषण प्रक्रम को पढ़ा था उससे आगे बढ़ते हुए ऊर्जा प्राप्त करने के कुछ तरीकों के बारे में हम लोग पहले जान लें। तो कुछ जीव ऐसे हैं जो ऑक्सीजन का उपयोग कर, यानी जो हम लोग श्वसन का उपयोग जो करते हैं तो उसमें क्या है, ऑक्सीजन को लेते हैं। तो वह क्या होता है कि ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित करने के लिए करते हैं। जबकि कुछ अन्य जीव ऐसे भी हैं जो दूसरे रास्ते का उपयोग करते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती है। तो इसमें यहाँ पर देखिए, यह पूरी तरह से जो श्वसन की प्रक्रिया है, एक प्रकार से हम कहें तो यह कोशिकीय श्वसन है। यानी कि यह जो श्वसन जो हम लोग सांस लेते हैं नाक के माध्यम से फेफड़े में भरते हैं और फिर फेफड़े से वापस निकाल देते हैं, यह प्रक्रिया इतना पर ही नहीं होती है। इसमें और भी प्रक्रियाएं चलती हैं जो कि फेफड़े से इस ऑक्सीजन का हमारे खून में मिलना, रक्त में मिलना, रक्त से हमारी कोशिकाओं तक जाना, कोशिकाओं में फिर वह श्वसन की प्रक्रिया का चरण पूरा होता है। वहाँ से फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, पुनः रक्त में मिलता है वह कार्बन डाइऑक्साइड और फिर फेफड़े के माध्यम से होते हुए नासिका द्वार से बाहर निकल जाती है। तो ये संपूर्ण प्रक्रम जो है कोशिका में ही होता है। यह भी एक प्रकार का श्वसन की प्रक्रिया का भाग है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर जो है कोशिकीय श्वसन के बारे में जानना है। तो कोशिकीय श्वसन वैसा श्वसन है जो कि कोशिका के अंदर होता है, ठीक है। और यह जो है दो प्रकार से होता है, एक तो वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवीय श्वसन। जो कोशिकीय श्वसन में जो श्वसन की प्रक्रिया चलती है, वहाँ श्वसन गैस यानी कि ऑक्सीजन जो है क्या करता है, ग्लूकोज को, ठीक है, ग्लूकोज का वहाँ विखंडन करके एटीपी के रूप में ऊर्जा का संचयन करता है। वहाँ एटीपी का ऊर्जा जब संचयन होता है तो उस ऊर्जा का फिर हम लोग जो भी जितने भी प्रकार के जीव हैं वह उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है कि कोशिका के अंदर जो संपन्न होने वाली प्रक्रिया है वह दो प्रकार की होती है। तो किस प्रकार की होती है, तो हम लोग जाने कि कोशिकीय श्वसन में दो प्रकार, एक वायवीय श्वसन, एक अवायवीय श्वसन। तो श्वसन की प्रक्रिया को हम लोग दो भागों में बांट दिए कोशिकीय श्वसन को। पहला हो गया वायवीय श्वसन, दूसरा अवायवीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन की प्रथम चरण की प्रक्रिया में हमें अवायवीय श्वसन से शुरू होते हुए वायवीय श्वसन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें प्रथम चरण क्या है, अवायवीय श्वसन है। तो प्रथम चरण में क्या होता है कि ग्लूकोज जो है 6 कार्बन वाले अणु का, यानी कि ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन वाले अणु हैं, वह जो है विखंडित होकर 3 कार्बन वाले अणु, यानी कि जिसको हम पाइरूवेट कहते हैं, उसमें विखंडित होता है। यानी कि ग्लूकोज क्या हो जाता है, यहाँ पर पाइरूवेट में विखंडित होता है। यह जो है कोशिका द्रव में होता है। यह प्रक्रम कहाँ होता है, कोशिका द्रव में होता है। और इसके बाद जो है पाइरूवेट जो है इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो सकता है। तो यह प्रक्रम जो है किण्वन के समय यीस्ट में होता है, क्योंकि यह प्रक्रम वायु की अनुपस्थिति में होता है। तो किण्वन की प्रक्रिया कब होती है, वायु की अनुपस्थिति में, ठीक है। और यह भी यहाँ पर जानिए कि इसमें क्या क्या बनता है, तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। आगे की ओर हम यहाँ पर जाने
तो ऐसे श्वसन को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? अवायवीय श्वसन कहते हैं। पायरूवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह प्रक्रम 3 कार्बन वाले पायरूवेट के अणु को विखंडित करके 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देता है तथा दूसरा उत्पाद इसका जल है, और यह प्रक्रिया जो है वायु की उपस्थिति में होता है, अतः यह वायवीय श्वसन कहलाता है। इसमें और चीज़ जानने की ज़रूरत है कि वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। ऊर्जा के मोचन से तात्पर्य ऊर्जा का निर्माण है, तो यानी वायवीय श्वसन में अवायवीय की तुलना में ऊर्जा अधिक प्रोड्यूस होती है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। श्वसन के क्रम में कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी कारणवश ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में पायरूवेट के विखंडन तो होना ही है, चूँकि उसे ऊर्जा बनानी है, तो दूसरा तरीका अपनाया जाता है। यहाँ पायरूवेट एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में बदल जाते हैं, और ऐसा करने से क्या होता है कि लैक्टिक एसिड के कारण जैसे कि पेशी कोशिका हो गई, तो वहाँ जो है क्रैम्प हो जाता है, यानी कि वहाँ पर आपका शरीर में ऐंठन होना शुरू हो जाता है। कई बार आप देखते होंगे कि आप बहुत तेज़ अगर काम करते हैं या तेज़ दौड़ते हैं तो आप जांघ के पास या बाह के पास आपको क्रैम्प होने की शिकायत मिल जाती है, यानी कि शरीर में ऐंठन होने लगती है। इसका कारण यह है कि वहाँ तो पायरूवेट तो विखंडन होना ही है ऊर्जा उत्पादन के लिए, तो कोशिका में क्या होता है कि वहाँ लैक्टिक अम्ल बदल जाता है, तो लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण वहाँ पर जो है हमारी पेशीय कोशिकाओं में क्रैम्प होने की शिकायत मिलने लगती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो है वायवीय और अवायवीय को देखा। तो अवायवीय में क्या था कि ऑक्सीजन की उपस्थिति और ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में, और सीमित मात्रा जब होती है तो लैक्टिक एसिड बनता है। इस तरह से हमने वायवीय और अवायवीय श्वसन को समझा। पीछे हमने जो भी डिस्कशन किया उसका इस फिगर के द्वारा हम सार देख सकते हैं कि ग्लूकोज जो है 6 कार्बन वाले अणु है जो कि कोशिका द्रव्य में है। यह 3 अणु जो है पायरूवेट में टूटता है और सीमित मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। और फिर ये 3 भागों में देखिए आपकी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो कि यीस्ट की कोशिका में होता है, वहाँ इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन का अभाव जो कि हमारी पेशी कोशिका में होता है, तो लैक्टिक अम्ल बनता है और ऊर्जा बनता है। और साथ ही साथ अब यहाँ पर तीसरा स्टेप होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है वह श्वसन वायवीय श्वसन कहलाता है, यानी कि अवायवीय श्वसन की जो प्रक्रिया से शुरू होते हुए हम लोग वायवीय श्वसन में आते हैं। तो वायवीय श्वसन 2 स्टेप में होता है। पहला तो भाई यहाँ पर कोशिका द्रव्य में होता है और वहाँ 3 अणु पायरूवेट बनाता है, और इसके बाद फिर वह ऑक्सीजन की पूर्ण उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और जिसके कारण क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसके माध्यम से, डायरेक्शन के माध्यम से आसानी से समझ लिया कि ग्लूकोज का विखंडन इन 3 प्रकार की चीज़ों से होता है। और इस तरह से वायवीय और अवायवीय श्वसन के बारे में हमने इस डायरेक्शन से जान लिया। हम लोग यह भी जाने कि कोशिकीय श्वसन में जो मोचित ऊर्जा है, जो ऊर्जा बनता है, वह क्या होता है, एटीपी के रूप में संग्रहित हो जाता है, यानी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, जो कि एक रासायनिक पदार्थ है, उसके रूप में वह जो है संचित हो जाती है, जिसका हम लोग समय समय पर इस्तेमाल करते हैं उस ऊर्जा का। तो यह क्या होता है कि यह ऊर्जा किससे बनता है, तो हम लोग यहाँ पर इसको जैव ऊर्जा भी कहते हैं। और ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है, क्योंकि इसी से तो हमें यहाँ पर ऊर्जा बनता है। तो इस तरह से हमें एटीपी का हम लोग ध्यान में रखेंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है,
एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अगला टॉपिक हमारा पौधों में श्वसन है। तो सबसे पहले हम लोग पौधों में श्वसन के अंगों को जानें। तो श्वसन के 4 अंग हैं। जिस तरह से हम लोग यहाँ पर सांस जो लेते हैं तो भाई नाक से यहाँ पर फेफड़े, बहुत तरह के भाग हैं। तो इसके भी प्रमुख भाग जो है, पहला है पत्तियों का रंध्र। तो रंध्र की सहायता से वो लोग सांस लेते हैं। दूसरा है वात रंध्र। वात रंध्र कहाँ पाया जाता है? तो डाली में, तना में, ये सब। फिर अंतर कोशिकीय स्थान। तो डाली और तना के बीच जो भी यहाँ पर अंतर कोशिकीय स्थान है उनके माध्यम से भी वो लोग सांस लेते हैं। और चौथा होता है जड़। तो ये श्वसन अंगों को हमें ध्यान में रखना है। 4 प्रकार के श्वसन अंग हो गए पौधे में। क्या क्या भाई? तो पहला हमारा हो गया पत्तियों के रंध्र, फिर वात रंध्र, अंतरकोशिकीय स्थान, और चौथा जड़। तो इसे हम लोग यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। और यह देखिए, इनके माध्यम से जो है पौधे क्या करते हैं, सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। दिन के समय क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, अतः वह कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम निकालती है। और जो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बनती भी है तो वह पेड़ पौधे उसका उपयोग अपने प्रकाश संश्लेषण में, भोजन उत्पादन में कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर उनका दिन में तो ज़्यादा ये श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं छोड़ते, लेकिन रात के समय वह श्वसन क्रिया को अंजाम देते हैं और उससे वह जो है एटीपी के रूप में ऊर्जा को ग्रहित करते हैं, जिससे कि उसका यहाँ पर वृद्धि और उनका जीवन यापन हो सके। और हमें यह भी जानना है कि यह जड़ के माध्यम से भी सांस लेता है। तो मिट्टी में जो मौजूद ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन है, उसकी सहायता से भी ये जड़ के माध्यम से सांस लेते हैं। तो इनके हर एक अंग से श्वसन की क्रिया होनी चाहिए। अगर किसी भी अंग में श्वसन की क्रिया अगर बाधित होती है तो वह फिर पेड़ पौधा मरना शुरू कर देता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, खेत पहले जोतते हैं, उसके बाद ही फिर फसल लगाते हैं ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए, उसमें भुरभुरी मिट्टी में ऑक्सीजन के कण आ जाएं, तब यहाँ पर क्या होता है कि वह फसल तैयार होती है। नहीं तो यहाँ पर कई बार अगर आप बिना यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर बो दें तो वह फसल जल्द ही गल जाएगी, क्योंकि पानी की यहाँ पर तो मौजूद होता है, लेकिन वह जो है ऐसा मतलब श्वसन लेने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। हालांकि जलीय पौधे में यह व्यवस्था रहती है कि वह जल में जो घुले हुए ऑक्सीजन है उसको वह ग्रहण कर सकता है। तो जलीय पौधे यहाँ पर श्वसन क्रिया का अंजाम जो देते हैं वह यहाँ पर जल में घुले हुए ऑक्सीजन का वो लोग उपयोग कर लेते हैं। लेकिन जो स्थलीय यहाँ पर पौधे हैं वह इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। स्थलीय पौधे उन 4 अंगों से ही श्वसन की क्रिया का अंजाम देते हैं, जबकि जलीय पौधे यहाँ पर जो ऊपर में यहाँ पर जल के ऊपर पाए जाते हैं वो भी यहाँ पर करते हैं और फिर जड़ के माध्यम से भी कर लेते हैं। अब यदि जीवों की बात किया जाए तो हम लोग यहाँ पर जीवों में श्वसन अंग जो हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है आपका ट्रैकिया यानी श्वास नली, दूसरा गलफड़ा और तीसरा फेफड़ा। तो ट्रैकिया कीड़े मकोड़ों में पाई जाती है और गलफड़ा जलीय जीवों में पाई जाती है तथा स्थलीय जीवों में फेफड़ा और ट्रैकिया दोनों ही पाई जाती है। तो स्थलीय में हमें यह जानना है कि ट्रैकिया भी पाई जाती है और फेफड़ा भी पाई जाती है, जबकि जलीय में आपका गलफड़ा पाया जाता है। और फिर जो कीट पतंगे हैं उनमें केवल ट्रैकिया पाया जाता है यानी श्वास नली ही पाई जाती है। तो जो जीव जल में यहाँ पर रहते हैं जैसे मछली, तो उनमें गलफड़ा पाया जाता है और वे जल में घुले हुए जो ऑक्सीजन है उसका वो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरह से वो लोग श्वसन की क्रिया का अंजाम देते हैं।
अब हम लोग मानवों में श्वसन की प्रक्रिया को जानेंगे। मानवों के श्वसन अंग प्रमुख रूप से नासिका यानी नाक, ट्रैकिया श्वास नली, उसके बाद फिर हमारा फेफड़ा, ये मुख्य रूप से होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इन सब चीज़ों में सबसे पहले हम लोग नाक के बारे में जानें। तो नाक में यहाँ पर 2 द्वार होते हैं जिसको नासिका द्वार कहते हैं। इसके बाद घ्राण क्षेत्र और प्रघ्राण क्षेत्र होता है। घ्राण क्षेत्र से हमें यहाँ पर सूंघने की क्षमता विकसित होती है। उसके बाद यह टेढ़े मेढ़े यहाँ पर भागों से होकर गुजरती है जिसको हम लोग कांची कहते हैं। तो और इसमें यहाँ पर श्लेष्मा की परत भी होती है जिसे हम लोग म्यूकस कहते हैं, और यह धूल कण को नाक के आसपास ही रहने देती है। अगर कभी कभी यह जो है बाहरी वातावरण से प्रभावित होती है तो यही श्लेष्मा अधिक मात्रा में स्रावित होने के कारण हमें सर्दी भी हो जाती है। तो इसका हम लोग यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। इसके बाद जो है ट्रैकिया की बारी आती है जो स्वर यंत्र से होते हुए बढ़ती है, और यह ट्रैकिया जो है 2 भागों में बढ़ती है जो कि आपका फेफड़ा में चली जाती। अगली कक्षा में हम लोग फेफड़े से संबंधित चीज़ों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अब तक हम लोग जो पढ़ा उसे हम लोग ध्यान में रखेंगे।